नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशन सीरीज के नाम से। फाउंडेशन सीरीज ये मेनली किसके लिए टारगेटेड रहेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का पीएस, एपीएस, आरओ, आरओ। फाउंडेशन इसलिए है क्योंकि इससे मैं एक बेस बना दूंगा आप लोगों का, जिससे कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी को टारगेट करके मैं बना रहा हूँ। अगर वैसे क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे यूपीपीएससी आर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा। लेकिन मैंने जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करा दिया हूँ चैनल पे, आर पीएस एपीएस का, और ख़ुद भी सिलेक्टेड हूँ, तो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आपको खुश करने के लिए बहुत टफ क्वेश्चन करा दें या बहुत इजी क्वेश्चन करा दें। मेरे लिए टफ या इजी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से आ सकते हैं, चाहे वो टफ हो चाहे वो जी हो, सभी कराया जाएगा। और इस क्लास को डेली 9 बजे कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड अपलोड हो जाए, और कुछ दिन बाद जैसे मेरा टाइम कंफर्ट हो जाएगा तो इसको मैं लाइव कर दूंगा, तो 9 बजे डेली लाइव क्लास हुआ करेगी। और इस क्लास को लिखना नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि डेली के डेली आप क्लास लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा। आप वैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसको लिखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको डेली इसको देखना है। डेली आप इसको देखते रहेंगे तो मैं डेली कुछ ना कुछ इसमें रिवीजन भी कराता रहूँगा और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट भी देता रहूँगा, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और लिखना स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, तो मेन मकसद तैयारी कराने का है। तो कैसे भी हो आप देखते रहेंगे तो रेगुलर, तो आराम से आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसमें 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कहेंगे तो बढ़ा भी देंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। 15-20 मिनट टाइम लेंगे इसको अच्छे से, उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसा कुछ देख करके मैं सब करा दूंगा। इसमें सभी सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, सब कुछ कंबाइंड रहेगा। जो जो तैयारी कर चुके हैं वो एक अपना मॉक टेस्ट की तरह देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरह देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ रहेगा, साइंस, ये सब चीज़ें इसमें रहेगी। और आज पहली क्लास है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है वो सब इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, और मैं खुद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें रेगुलर करता रहूँगा। अभी तो ये फर्स्ट क्लास है तो अपलोड करते हैं, और आगे जैसा भी हो आप कमेंट कीजिए, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में होगा, आप देखते रहेंगे। है पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन अब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपने तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए, रिकॉल थोड़ा अपने आप को कोशिश कीजिए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है। ये भाग 4 में है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने माइंड में तुरंत रिकॉल कर लीजिए जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं। किस आर्टिकल कौन कौन से है? 36 से 51। अब माइंड में अपने आप रिकॉल कीजिए कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे 39 का एक इम्पॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, निःशुल्क समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। उनतालीस का 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत, इतना बस याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट बहुत है उतना। 44 क्या है? समान सिविल संहिता। एक 48 क्या क्या है? कृषि पशुपालन। बस ऐसे ऐसे पॉइंट याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। 48 का क्या है? यहाँ पे दिया गया है, पर्यावरण से संबंधित है। 50 क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, अलग अलग। और 51 आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा।
तो ये सब चीज़ें अगर आपको नित्य दिशा तत्व आया तो इतना चीज़ें आपके माइंड में अपने आप आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और एकदम हमेशा टिप पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और जैसे जैसे मैं तैयारी किया हूँ सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे आपको याद करना है चीज़ें को, तो बहुत जल्दी आपको सब बता दूंगा, सब याद भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। रेगुर किसका नाम है? यहाँ पे देखते हैं रेगुर, रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी क्या? अब कैसे मैं ऐसे याद किया था, कैसे? कपास, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब कई बार क्वेश्चन आया कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और इस मृदा को क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इसको क्या नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? कहाँ पे पाया जाता है? दक्कन ट्रैप, मालवा पठार, इन सब में पाया जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा आप माइंड में थोड़ा सा रफ लेकर के रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा सब चीज़ें। दक्कन, मालवा, इसमें नम जैव की तत्व की कमी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आता है किसकी कमी पाई जाती है? जैव तत्व है। और क्या? बेसाल्ट लावा से बना है। बेसाल्ट लावा से बना है या बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे आप याद करेंगे तो सबको रिलेट करेंगे तो एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि काली मिट्टी से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब तैयार हो गया। और ऐसे क्वेश्चन है कि हमेशा ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम में। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध के लिए इस्तेमाल की? अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। एक आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, एक कई बार क्वेश्चन पूछा था, इसका ईयर पूछा जाता है, 1909 का अधिनियम। और इसी में सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता दिलाई गई थी, जो पहले भारतीय थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे जैसे अधिनियम देखे, इससे रिलेटेड नाम याद रखेंगे तो इससे काम आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है। इतने में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इतना टिक कर ले जाएंगे। इसमें पहली बार भारतीयों को विधान परिषद की सदस्यता मिली थी, और लेकिन वो क्या क्या कर सकते थे? बजट पर चर्चा कर सकते थे, प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन क्या क्या नहीं कर सकते, और तमाम चीज़ें कर, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये विदेश नीति पर चर्चा नहीं कर सकते थे, विदेश नीति रियासतों पर चर्चा नहीं कर सकते थे। विधान परिषद में ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। और लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में एक नाम याद आता है आप, बंगाल विभाजन, 1905, सबसे युवा वायसराय, ये सब चीज़ें एकदम टिप पे एकदम आ जानी चाहिए तुरंत। लॉर्ड डफरिन, 84 से 88 शासनकाल इनका रहा है। बम्बई में पहली बैठक हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई। समझ रहे हैं सब चीज़ें। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट आता है, टेनेंसी एक्ट। इसमें किसानों को थोड़ा संरक्षण दिया गया था ज़मीन से रिलेटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टेनेंसी एक्ट किसके शासनकाल में आया। लॉर्ड हार्डिंग है, इनका भी शासनकाल 2 बार था, 1910 से 16, दूसरी बार, पहली बार 44-48 था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ? जॉर्ज पंचम आए, दिल्ली दरबार लगा। जॉर्ज पंचम आए, क्या हुआ इनके समय में? राजधानी कहाँ से कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता से दिल्ली।
ये सब चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए। जब भी ऑप्शन देखें तुरंत आपको माइंड में आ जानी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ये सब माइंड में हमेशा रहनी चाहिए अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो यहाँ पे आप देखेंगे शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। अब किसके विरोध में हो रहा था ये? रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये घटना कब हुई थी? ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर किचलू और सतपाल इनको गिरफ्तार किए थे। उनकी समर्थन में दिखाने के लिए इकट्ठा लोग हुए थे, है ना, सतपाल। जनरल डायर ने गोली चला दिया था। और डायर को मारा किसने? उधम सिंह ने मारा। कब? 1940 में। इतना सफिशियंट है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, तो एक एक करके देख सकते हैं। इसका मैग्नीशियम आंसर होगा। अब डोलोमाइट में एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब का इंपॉर्टेंट जितना अयस्क होता है सब हमेशा याद रहना चाहिए। मैग्नीशियम का क्या क्या हो जाएगा? डोलोमाइट एंड कार्नेलाइट इसका अयस्क है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख दीजिए, कार्नेलाइट ही पोटेशियम का भी अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। ये तो हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, हर एग्जाम में आता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में। बॉक्साइट है। और क्या है? क्रायोलाइट। और क्या है? कोरंडम। ये सब इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। जब थोड़ा और टफ बनाएगा तो एक और आता है, डायोस्पर। कोरंडम भी कई बार आ चुका है। तो ये सब चीज़ें हमेशा याद रखिए। सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा हो सकता है? एक तो सोडियम नाइट्रेट है, लेकिन इसमें सोडियम नाम में ही लगा है, तो ये तो श्योर है कि ये ऑप्शन में देगा नहीं। इसके बदले क्या देगा ऑप्शन? इसका और दूसरा नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। और एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सोडियम नाइट्रेट का दूसरा उपनाम क्या है? चिली साल्ट पीटर, या चिली साल्ट पीटर दे करके रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट। और एक किसका है? इसका सोडियम का। और दूसरा कौन सा है? बोरेक्स। इतना सब क्लियर हो गया। अब आप इसको ज़रूर याद कीजिए। डोलोमाइट, कार्नेलाइट, बॉक्साइट है, कार्नेलाइट इसका भी है, सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर है, बोरेक्स है। तो ये सब चीज़ें हो गया। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क पर स्वप्रतिकृत सेल्फ रिप्लिकेट बना सकता है और फैल सकता है, इसमें आंसर क्या होगा? ओर्म होगा। और ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, स्वप्रतिकृत, सेल्फ रिप्लिकेट। ट्रोजन हॉर्स ये भी मॉलवेयर ही है। ये भी ऑथेंटिक उसके साथ आता है, ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर के साथ आ जाता है, लगता है ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर। बूट सेक्टर वायर हार्ड डिस्क वगैरह में। माइक्रोवायस मैक्रो लैंग्वेज में होता है। और एक्सेल और वर्ड में आ जाता है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। वर्म किससे रिलेटेड है? सेल्फ रिप्लिकेट हो सकता है और फैल सकता है। बस इतना, ऐसे ऐसे पॉइंट याद कीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जानेंगे, जान सकते हैं, लेकिन अब मैं इतना खुद नहीं उस टाइम पढ़ता। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को याद करके मैं खुद का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। SMTP, कई बार ये सब नहीं दिया रहता है, इसमें तो इस बार दिया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर सेल, यस क्या होता है? इसमें इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रहती है, इनक्रिप्टेड रहता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट जब किसी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए HTTP का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में कौन से एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक हैं?
अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन होगा शहीद परवेज खान। अब सितार के एक दो नाम और याद कर रख लीजिए, कौन कौन से हैं। एक तो जाकिर हुसैन, सबसे फेमस नाम क्या है, जाकिर हुसैन। निखिल बनर्जी, और एक परवेज खान जो पढ़ ही रहे हैं, परवेज खान। और बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है, शहनाई की, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। शहनाई, बिस्मिल्लाह खां शहनाई याद रखिए। गिरजा देवी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हर एग्जाम में आया है। गिरजा देवी किस घराने से शास्त्रीय गायिका हैं, किस घराने से हैं, बनारस घराने से। यही क्वेश्चन आता है, गिरजा देवी किस घराने से हैं, बनारस घराने से हैं। विश्व मोहन भट्ट, एक स्लाइड गिटार आता है, मोहन बीड़ा जिसको बोलते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुने रहिए, कभी हो सकता है ऑप्शन में आ जाए, तो आप मैच वगैरह के लिए आराम से हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक तो नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, मतलब सी का नंबर कौन सा है, एफ का नंबर कौन सा है, एम का नंबर कौन सा है, ये सब हमेशा टिप पे होना चाहिए। अगर तैयारी करें तो याद होगा ही। कितना हो जाएगा, 3, सी का 3 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, एम का कितना होता है, 13, पी का कितना होता है, 16, यस का 19। अब जैसे ही नंबर लिखेंगे आपके मन में तुरंत एक चीज़ आएगा, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है। वैसे जब ऑप्शन देखेंगे आप, इसमें तो 10 का गैप नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जी कितना होता है, 7, और यहाँ भी जी कितना है, 7। तो यहाँ तो कोई मैच बन नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एफ कितना होता है, 6, और पी कितना होता है, 16, यहाँ 10 ठीक है। एच कितना, 8 और 18, यहाँ पे 10 गैप है। जे टी, यहाँ पे भी 10 गैप है। इसको आप तुरंत टिक करेंगे और निकल जाएंगे, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ पे भी देखेंगे सेम वही, अगर आप एक निगाह और देखेंगे तो यहाँ भी 10 का गैप है, 11, 21, यहाँ भी 10 गैप है, एन एक्स यहाँ भी 10 गैप है। तो आप देखेंगे इसमें इन दोनों में कौन सा सही होगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस किए होंगे, यहाँ पे 3-3 का गैप है। देख सकते हैं 3-3 का गैप है। तो इसमें 3 का गैप नहीं है, क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं 6 है और एच 8 हो गया, यहाँ पे गैप सही है। एच कितना है, 8, के कितना है, 11, और ये 14, 3-3 का गैप है यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इन द आई ऑफ स्टार्म, ये इडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं इसी में साथ में सब कुछ आपका तैयार कराते रहूँगा, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत तैयार अच्छे से करा दूंगा। जो जो ओकैब वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, या जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि इंग्लिश में मैक्सिमम में वो स्कोर कर सके, कम से कम 70%, 80% स्कोर इंग्लिश में कर सकें। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश में सही कर सकें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में मैं करा दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा इंग्लिश का। और बाकी क्लासेज वगैरह तो चलवाऊँगा ही। इन द आई ऑफ स्टार, अगर इसको ऑप्शन को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे तूफान लिखा है, हरिकेन, यहाँ पे फ्लोड लिखा गया है, यहाँ पे स्टार्म लिखा गया है। आप देखेंगे तीन ऑप्शन तो एक जैसे सेम ही लग रहे हैं, एक ही ऑप्शन यहाँ पे अलग लग रहा है। ये सब तो वैसे ही दिए गए, स्टार्म यहाँ पे। इसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन समस्याओं में पढ़ना। ठीक है, कठिन समस्याओं में पढ़ना, इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। और तीनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ए सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, तो यहाँ पे क्या है, डिलीज मतलब बाढ़, बारिश, मूसलाधार बारिश। साल्वो, ये भी कई बार आ चुका है, गोलियों की बौछार इसको बोलते हैं। फ्लक्स मतलब लगातार, कॉन्टीन्यूअस मोमेंट, ये भी आ चुका है। कॉन्टीन्यूअस मोमेंट दे करके इसमें ऑप्शन दे दिया गया तो क्या होगा, ये स्ल्यूस नहीं आया, लेकिन याद रख लीजिए आर्टिफिशियल चैनल। आर्टिफिशियल चैनल मीन्स जैसे नहर वगैरह में पानी रोकने के लिए लगाते रहते हैं, पानी रोकने के लिए। ठीक है,
अब क्लासेस इतना आज 11 क्वेश्चन ही है, बाकी आगे से इसमें और क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे और इसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप लोग देखेंगे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, और ये डेली क्लास 9 बजे होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, तैयारी अच्छे से कीजिए।